हेलो एवरीवन, आई एम पूर्णिमा शर्मा। पिछली वीडियो में हमने उच्चारण स्थानानी व्याकरण का अध्ययन किया था और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं व्याकरण का संधि प्रकरण। वैसे तो ये 9th क्लास का प्रकरण है, लेकिन 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास तीनों क्लासेस के सिलेबस में संधि प्रकरण है। तो आप तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स संधि प्रकरण का अध्ययन करें और साथ ही साथ इस वीडियो में पीडीएफ में जो मैटर लिखा हुआ है उसको अपनी नोटबुक्स में, अगर आप लोग अवेलेबल कर सकते हैं नोटबुक्स, तो नोटबुक्स में इसको नोट करें। ओके, तो आइए लेट्स स्टार्ट। हम व्याकरण का संधि प्रकरण स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि संधि क्या है। तो ये देखिए, संधि का अर्थ। सामान्यतः संधि शब्द का अर्थ मेल, समझौता या जोड़ है, किंतु संधि प्रकरण में इसका अर्थ थोड़ा भिन्न होते हुए यह है कि जब एक से अधिक स्वर अथवा व्यंजन वर्ण अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर एक रूप धारण करते हैं तो वह संधि का ही परिणाम होता है और यही संधि करना कहलाता है। संधि का मतलब होता है जोड़ना। तो जब हम दो पदों को जोड़ते हैं तो वो संधि कहलाता है। इसमें ये देखा जाता है कि जब पूर्व पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का पहला स्वर, इन दोनों स्वरों को जोड़ने से जो स्वर बनता है उसको हम संधि कहते हैं। अब देखिए, संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग अलग करके रखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिम धन आलयः, मैं हिम के मां में आ के सामने, आलयः का आ मौजूद है। यहाँ दोनों ओर अ ह्रस्व आ और आ दीर्घ आ स्वर है। इन दोनों स्वर वर्णों को मिलाकर एक दीर्घ आ हो गया है, जिससे हिम धन आलयः को मिलाकर हिमालयः एक संधि युक्त पद बन गया है। हिमालयः का संधि विच्छेद करने पर हिम धन आलयः, ये हिम धन आलयः ये दो पद अलग अलग होंगे। यह स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ भेद का उदाहरण है। आगे देखिए, हम अब जब हमें ये पता चल गया कि संधि क्या है, इसके बाद हम संधि के भेद देखेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। संधि के भेद। ये देखिए, संधि के भेद। सामान्य रूप से संधियां 3 प्रकार की होती हैं और ये ही इनके भेद कहे जाते हैं। नंबर 1, स्वर या अच संधि। स्वरों को हम अच भी कहते हैं, इसलिए स्वर या अच संधि। व्यंजन या हल संधि और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। तो संधियों के भेद 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर या अच संधि। स्वर संधि की परिभाषा देखिए, एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर या अच संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 मुख्य उपभेद हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। इसमें ये बताया गया है कि स्वर अ आ इ ई उ ऊ जो हमारे स्वर होते हैं, वो जब दो स्वरों के मिलने से एक स्वर बनता है, वहां पर हमारी स्वर संधि होती है। ये देखिए, स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। तो हमारी स्वर संधि के भेद हुए 5। तो सबसे पहले हम सीखेंगे
दीर्घ संधि। ये देखिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अर्थात जब ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, छोटी ई, जब ह्रस्व छोटे या दीर्घ बड़े, अब बड़े क्या होते हैं? दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ या बड़ी री। जब ह्रस्व छोटे या दीर्घ बड़े स्वर के पश्चात आगे ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री स्वर आए तो दोनों सवर्ण एक जैसे, दोनों सवर्ण स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ वर्ण आ, ई, उ, री हो जाता है। अर्थात पूर्व पद में ह्रस्व स्वर हो और उत्तर पद में ह्रस्व स्वर हो, अथवा पूर्व पद में दीर्घ स्वर हो या उत्तर पद में दीर्घ स्वर हो, या एक में दीर्घ स्वर हो या एक में ह्रस्व स्वर हो, किंतु उनको जब हम संयोग करेंगे, जब हम उनकी संधि करेंगे तो दीर्घ वर्ण ही बनेगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री। तो इसीलिए इसको दीर्घ संधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब संधि करने पर दीर्घ स्वर बनता है, इसलिए इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों से अच्छा समझ में आता है। ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मुर धन अरिहि बराबर मुरारिहि। अब इसमें ये देखिए आप कि यहाँ मुर का ये जो रा है, इसमें हमारा स्वर है अ, ह्रस्व अ, छोटा अ, और ये जो अरि है हमारा, इसमें भी यहाँ पर हमारा जो स्वर है वो है आ। ये देखिए अ धन आ, तो इन दोनों की संधि करने पर हमारा बनता है बड़ा आ, अर्थात दीर्घ आ। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। इसी प्रकार इसमें दैत्य धन अरिहि, इसमें भी ये देखिए यहाँ पर छोटा आ रहा है और यहाँ पर भी छोटा आ, ह्रस्व आ, इन दोनों को मिलाकर भी दैत्यारिहि, यहाँ पर ये बड़ा आ दीर्घ आ हो जाता है। इसी प्रकार इसमें देखिए हिम में यहाँ पर छोटा आ और यहाँ बड़ा आ, ये देखिए छोटा आ और बड़ा आ, इसको मिलाकर भी यहाँ दीर्घ बन रहा है, इसलिए इसमें भी दीर्घ संधि है। इसके बाद देखिए तथा धन अपि, इसमें तथा में बड़ा आ है और यहाँ इसमें छोटा अ है, मतलब ह्रस्व स्वर है, इसलिए यहाँ पर आ धन अ बराबर आ, दीर्घ स्वर आ गया, यहाँ भी दीर्घ संधि है। इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पूर्व पद में भी दीर्घ आ है और यहाँ उत्तर पद में भी जो पहला स्वर है वो बड़ा आ, दीर्घ आ है, और दोनों का मेल करने पर, दोनों की संधि करने पर यहाँ पर दीर्घ आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि है। इसी प्रकार यहाँ देखिए इसमें अब हमारा ई आ जाता है, यहाँ पर ह्रस्व ई और यहाँ पर भी ह्रस्व ई, दोनों का मेल करने पर ये बनता है रविंद्र, ई बराबर ई। यहाँ देखिए ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इन दोनों को मिलाने पर दीर्घ ई हो गया। यहाँ देखिए मही, दीर्घ ई और यहाँ ह्रस्व ई, इन दोनों को जब हम संधि करते हैं तो ये हो गया महेंद्र, तो ये हो गया हमारा ई, दीर्घ संधि महेंद्र हो गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ देखिए श्री, इसमें ई और यहाँ पर भी ई, तो ये ई और ई मिलकर ये भी बना ई। यहाँ उ है, ह्रस्व उ, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ दोनों का मेल करने पर दीर्घ उ बन रहा है। यहाँ पर ह्रस्व उ और यहाँ दीर्घ उ, यहाँ पर ये हमारा दीर्घ ही बन रहा है, सिंधुनी। इसी तरह यहाँ वधु, ह्रस्व दीर्घ उ और यहाँ पर ह्रस्व उ, इन दोनों को मिलाने पर भी हमारा ये बन रहा है वधूपदेश, दीर्घ उ आ रहा है हमारा। यहाँ देखिए यहाँ पर भी हमारा दीर्घ उ दीर्घ उ, और जब हम इनका संधि करते हैं तो ये हमारा बन रहा है दीर्घ। अब देखिए ये हमारी स्वर संधि, यहाँ पर स्वर संधि की जो दीर्घ संधि है
वो दीर्घ संधि हमारी यहाँ पूरी हो जाती है। अब आप इन उदाहरणों को अपनी नोटबुक में लिखें और उनका अभ्यास करें। दीर्घ संधि का जो हमने आपको सूत्र बताया था वो था अकह सवर्णे दीर्घः। तो अकह सवर्णे दीर्घ का मतलब है जब दो दीर्घ या ह्रस्व स्वरों का जब सवर्ण स्वरों का जब हम मेल करती है तो वो दीर्घ हो जाती है, इसीलिए इस संधि को दीर्घ कहा जाता है। आपने पूरे सारे जितने भी उदाहरण थे उन उदाहरणों में हमने देखा कि हमने चाहे ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर को मिलाया हो या दीर्घ को दीर्घ को मिलाया हो, लेकिन उनकी संधि करने पर दीर्घ ही आया है, इसलिए दीर्घ संधि है। इसके बाद हमारा दूसरा भेद है स्वर संधि का गुण संधि। दूसरा भेद है हमारा गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है हमारा आद गुण। आद गुण में देखिए अ अथवा आ के बाद इ अथवा ई आए तो दोनों के स्थान में ए, छोटा ए हो जाता है, ह्रस्व ए हो जाता है। अ अथवा आ के बाद उ अथवा ऊ आए तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। अ अथवा आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, और अ अथवा आ के बाद लू आए तो अल हो जाता है। मतलब प्रथम पद के पूर्व पद के अंतिम पद में अ और उत्तर पद में ई हो। प्रथम पद के अंतिम स्वर अ हो या आ हो, लेकिन उत्तर पद का जो प्रथम स्वर है वो ई हो, तो इन दोनों को संधि करने के बाद ए होता है, ह्रस्व ए। इसी प्रकार यहाँ पर अगर उ आता है तो ये हमारा ओ हो जाता है। अ और आ के बाद अगर री आता है उत्तर पद में, पहला स्वर री आता है तो अर हो जाता है। अ अथवा आ के बाद अगर लू आता है तो वो अल हो जाता है। अब देखिए इसके आगे उदाहरण हम देखते हैं। जैसे देव, धन, इंद्र। अब इसमें देखिए यहाँ पर अ है और यहाँ है ई, तो इन अ और ई इन दोनों के मिलाने पर यहाँ बनता है ए, ह्रस्व ए, तो ये हो गया देवेंद्र। यहाँ पर देव के व में अ, उसके बाद इंद्र की ई है, इसलिए ऊपर के नियम के अनुसार दोनों देव के अ और इंद्र की अ के स्थान में ए हो गया है। इसी प्रकार सुर, धन, इंद्र, तो ये सुरेंद्र। अब देखिए गण, धन, ईश। अब यहाँ पर दीर्घ ई आ गया तो यहाँ पर भी ए ही होता है, ह्रस्व अ और दीर्घ ई, लेकिन जब इन दोनों की हम संधि करते हैं तो यहाँ पर भी ह्रस्व ए होता है। यहाँ महा दीर्घ आ है और यहाँ ह्रस्व ए है, लेकिन इनको जब मिलाएंगे तो यहाँ ए होगा। इसी प्रकार रमा, धन, ईश, दीर्घ आ और दीर्घ ई, दोनों में दीर्घ है, लेकिन फिर भी जब हम इसकी संधि करेंगे आद गुण नियम के अनुसार, गुण संधि के आद गुण सूत्र के अनुसार जब हम इन दोनों की संधि करते हैं तो ये ए होता है। इसी प्रकार देखिए अ, धन, उ। अब यहाँ पर ओ होता है, ये कहा, ये यहाँ पर क्या होगा ओ, अ धन उ बराबर ओ, परम धन उदार, परमो दारः, सूर्य धन उदय, सूर्योदय। इसी तरह यहाँ पर जल, धन, ऊर्म, अ ह्रस्व, लेकिन ये दीर्घ है, लेकिन दोनों को मिलाने पर ह्रस्व ओ ही बनेगा। गंगा, धन, उदकम, गंगोदकम, दीर्घ आ और ह्रस्व ओ, इन दोनों के मिलाने पर भी ओ ही बनेगा। अर्थात पूर्व पद का अंतिम स्वर चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, और उत्तर पद का पहला स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन वो बनेगा ह्रस्व ही। ह्रस्व को हम गुण भी कहते हैं, गुण माने मतलब होता है छोटा, तो इसीलिए भी इसको हम गुण संधि कहते हैं। इसी तरह यमुना और ऊर्मी ही, यहाँ पर दोनों ही दीर्घ हैं, लेकिन फिर भी दोनों दीर्घ होने पर भी यहाँ पर ओ बन रहा है। तो इस तरह यहाँ पर हमारी ये दीर्घ संधि
के कुछ उदाहरण और रह गए। ये देखिए कृष्ण गुण संधि के, कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण रिद्धि। और यहाँ पर ये देखिए अधन री, ऊपर हमने आपको नियमों में बताया था कि अ के बाद उत्तर पद का प्रथम स्वर अगर री है तो वो अर हो जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण में यहाँ ये अ है और ये रिद्धि में यहाँ री है, तो इन दोनों को मिलाकर बन गया अर। जब हम इसको यहाँ जोड़ेंगे कृष्णर्दी, कृष्णर्दी, तो ये अर हो गया। जब हम इसको यहाँ जोड़ेंगे अ और ये री का हो गया अर। और ये अर होकर के, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये हलंत लगा हुआ है, ये हमारा आधा स्वर माना जाता है, तो ये हमारा आधा स्वर इस पे यहाँ ऊपर चढ़ जाता है, तो ये हमारा हो गया कृष्णवृद्धि। इसी तरह ये देव और ऋषि, यहाँ ये अर हो गया और अर होने के बाद वो हमारा रा यहाँ पर ऊपर चढ़ गया, तो ये हो गया देव ऋषि। इसी प्रकार यहाँ देखिए तव धन लकार, अ और ल, इसको जब हम मिलाएंगे, दोनों की संधि करेंगे तो ये हमारा अल हो जाएगा, तो ये जो री है ये मात्रा यहाँ से हट जाएगी और ये बन गया हमारा तवलकार। तो यहाँ पर हमारी ये गुण संधि समाप्त हो जाती है। इसके उदाहरणों का आप अभ्यास करें। इसके बाद ये देखिए अयादि संधि, तीसरी संधि हमारी सब संधि का तीसरा भेद है अयादि संधि। इसका सूत्र है एचो अय वायावह, अर्थात ए आई ओ औ के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तब ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। अर्थात ए के स्थान पर आय, ये देखिए ए के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर अव, अर्थात ये ह्रस्व ए है तो यहाँ पर आय, और ये ह्रस्व ओ है तो इसके स्थान पर अव। यहाँ पर दीर्घ ए है आई, इसके स्थान पर आय, और यहाँ औ, इसके स्थान पर आ हो जाता है। जिस प्रकार देखिए उदाहरण में हरे धन ए। अब जब हम इसकी संधि करते हैं तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ए ह्रस्व है और यहाँ पर भी ए ह्रस्व है, तो यहाँ पर ये जो ए है हमारा, इसका क्या हो जाएगा, क्या होता है ए का आय, ए का क्या हो जाता है यहाँ पर हमारा आय। जब हम इसकी संधि करेंगे, इसको हम एक मात्रा को यहाँ से हटा देते हैं, ये हमारा हो जाता है हर, और इस पे हलंत आ जाता है, एक ही मात्रा हट जाती है, उस ए का हो जाता है हमारा अय। तब हम इन दोनों की संधि करते हैं तो हर य हो जाता है, और हर ये के बाद फिर ये जो एक ही हमारी जो मात्रा है, ये एक ही मात्रा हमारी या के ऊपर यहाँ पर लग जाती है, और ये हमारा शब्द हो जाता है हर ये। इसी प्रकार ने धन एनम। अब ये देखिए ने में से हमने एक ही मात्रा को स्थान पर लगा दिया आय, तो ये हमारा हो गया नय, और ये हो गया हमारा जो या है, उस या में ये आ मिल गया तो न या नम, क्या हो गया हमारा ये न या नम। इसी प्रकार जयति, इसके आगे देखिए विष्णु। अब हमारा आ गया ओ यहाँ पर है हमारा ओ, ये यहाँ तक हमारी एक ही थी तो ए के स्थान पर तो अय हो रहा था, लेकिन जब ओ आ गया तो ओ के स्थान पर क्या बनेगा अब, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा अब ये जो हमारी ओ की मात्रा है विष्णु में, इस ओ की मात्रा के स्थान पर हो जाएगा अब, तो क्या हो जाएगा विष्णव, क्या हो जाएगा विष्णव। और ये जो एक ही मात्रा है उसको हम विष्णवे, वे के वा के ऊपर चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा विष्णवे। इसी प्रकार ये देखिए भो धन इति, भो धन इति, ये यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, ये भो, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा तो भव होगा, और भव में जब ये मिल जाएगी ई को हम इसमें संधि कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा भविति, क्या हो जाएगा भविति। तो ये यहाँ पर ये इसके सामने जो उदाहरण है ये गलत प्रिंट हो गया। तो चलिए हम आगे चलते हैं। नए, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये विष्णुवती ये गलत प्रिंट है। नए धन अकह, यहाँ पर ये होगा नायक, नए
बड़ी ए की मात्रा है, बड़ी ए के स्थान पर हमारा हो रहा है आय, आय हो रहा है। तो ये जो बड़ी ए की मात्रा है हमारी, ये ए की मात्रा हो जाएगी आय, तो नाय हो जाएगा नाय, और या में ये आ मिल जाएगा नायक, हमारा शब्द हो जाएगा यहाँ पर नायक। ये हमारा गायक यहाँ है नीचे, गए और अकह, तो ये गाय और ये अकह, ये है हमारा गायक। इसी प्रकार से ये बड़े ओ की मात्रा हमारी आय में मिलती चली जाएगी, और आब, ये बड़ी ए की मात्रा हमारी आय हो रही है। अभी हमारी आती है बड़े ओ की मात्रा, ये औ, तो ये देखिए नौ धन एकह, नाविकः। औ, जब औ की मात्रा हमारी क्या बन जाती है, आव, ये देखिए आव बन जाती है, हमने बताया था आपको, तो हमें आव, औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आव। तो यहाँ पर हमारा ये नौ है, इसमें से नाम ऐसे हम औ की मात्रा हटा देते हैं, तो ये औ को हम काय में परिवर्तित करते हैं, आव में, तो ये हमारा बन जाता नाव। और फिर नाव की ये जो ई की मात्रा है ये वा में लग जाती है, ये हमारा हो जाता नाविकः, ये हमारा बन गया नाविकः। ठीक है। अब इसके बाद भौ धन उकह, ये हमारा बन जाता है भावुकः, और धौ धन अकह, ये हमारा हो जाता है धावकः। तो ये हमारी अयादी संधि यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो आज हमने 3 संधियों का अध्ययन किया, स्वर संधि के 3 भेद हमारे, ये देखिए हम फिर से एक बार इसको देखते हैं, स्वर संधि के 3 भेद, ये हमारी संधि के भेद हैं, हमारे संधि के 3 भेद हैं, और फिर स्वर संधि के हमारे 5 भेद हैं। 5 भेदों में से हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादी संधि, ये 3 संधियां आज हमारी यहाँ पर हो जाती है उदाहरण सहित। अब आप लोग इन उदाहरणों को अपनी नोटबुक में लिखिए और इससे अभ्यास कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें मैसेज दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम ऑनलाइन सॉल्व करेंगे।